चलिए लेट्स गो फॉर इट। देखो अपन जो सीक्वेंस ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ले रहे हैं। दैट्स वाई अपना अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल आया है। बट बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम दिया जाता है ना। बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक्स में ऐसा होता है। आपको अक्सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम ये दोनों साथ में नजर आएंगे। बट वी आर फॉलोइंग द एनसीईआरटी, दैट्स वाई, है ना। हम लोग डायपोल लेंगे पहले, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल, आई थिंक दिस इज टाइटल नंबर 1.11, है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल 1.11 इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो भैया, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक डायपोल? कुछ नहीं, डायपोल यानी दो पोल्स, ऐसे दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनकी वैल्यू सेम है ना, मगर वो पोलैरिटी में ऑपोजिट है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड में सेम है मगर पोलैरिटी में ऑपोजिट है। ऐसे दो चार्जेस जब एक जगह जमा आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायपोल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये एक चार्ज है, से दिस चार्ज इज से प्लस क्यू एंड से दिस चार्ज इज माइनस क्यू। ओके, सो इस तरह का चार्ज जब एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेगा, दो चार्जेस विच हैज सेम मैग्नीट्यूड जस्ट अपोजिट पोलैरिटी, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो मैं यहां डेफिनेशन लिख लेता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल की। when two charges of same magnitude है ना, that is small q। अब बातें मत करो, इधर ध्यान दो। बट ऑपोजिट पोलैरिटी, मगर उनकी पोलैरिटी कैसी है बेटा? ऑपोजिट। बट ऑपोजिट पोलैरिटी आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस is called as electric dipole। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल बनने के लिए क्या शर्त है? कि दो चार्जेस होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए और वो थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा, देखो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये दोनों भी क्या है? किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो जो फाइनाइट डिस्टेंस है बेटा, एक बात, हाँ एक और बात बोलूंगा मैं, ये जो फाइनाइट डिस्टेंस होता है उसको ट्वाइस एल से इंडिकेट किया जाता है, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ ब्रैकेट में ट्वाइस एल डाल देना। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये ट्वाइस एल क्यों, एल क्यों नहीं हुआ? ये बेटा आगे खुद आप देखेंगे कैलकुलेशन में कि कई सारे कैलकुलेशन में हमें आधे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है ना। ये वाले आधे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो L/2 लेके सॉल्व करने से अच्छा क्या करो, पूरे डिस्टेंस को 12 दे दो और आधे डिस्टेंस को फिर L पकड़ लो। आया समझ में आपको? एनसीईआरटी में L की जगह A है ना, स्टेट बोर्ड में L है ना, तो इसीलिए मैंने L लिया, ट्वाइस L। तो भैया समझ में आया आपको? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। मान लो एक +10 कूलम का चार्ज है ना, एक -10 कूलम का चार्ज है, दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ये बहुत जगह देखने को मिलता है। मान लो कि आप फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम लोग ने छोड़ी हुई है और अचानक से इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दिया। हाइड्रोजन गैस के पास न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, और उसके उसके साथ जो अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आने की वजह से होगा क्या कि उसका जो न्यूक्लियस है वो इधर रह जाएगा थोड़ा सा। मान लो कि आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर लाइन से क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लाइन से क्या होंगे बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव चार्जेस ने क्या किए? इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लिए, और इस पॉजिटिव चार्जेस ने क्या किए? इसके इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ खींच लिए, है ना। अब तुमको नहीं लगता कि यहाँ पर इसका चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻90। डोंट यू थिंक दे बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, है ना, 1.6 इंटू 10⁻90, बट दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। दैट मीन्स इट हैज फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसने क्या बना लिया? इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिया। आया बात समझ में आपको? तो भैया हम लोग ने ये देखा कि सिंपल दो चार्जेस चाहिए जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, है ना, बट पोलैरिटी में ऑपोजिट हो। अगर वो कुछ फासले से अब अलग रहेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं आपके दिमाग में आएगा, ये जब कैपेसिटर हम जाते हैं तो कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना, तो ये सब उसके अंदर आता है ना। इसी से बहुत कुछ इस पर बेस्ड रहता है, तो इसीलिए हम लोग ये डायपोल के बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। खैर, अब हम लोग के सामने एक नाम आएगा, टर्मिनोलॉजी आएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ये तो एक डेफिनेशन जो है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन, बोले मैथमेटिकल डेफिनेशन, जी हाँ। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसा है इसका? जैसे आपको मोमेंटम का मैथमेटिकल डेफिनेशन है, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वैसे इसका भी यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू इट्स डायपोल लेंथ, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टू इट्स डायपोल लेंथ। तो इसको हम लोग ऐसा बताते हैं, कोई आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, है ना। इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज पकड़ो, -q और +q में से कोई भी एक चार्ज पकड़ लो। +q पकड़ना है +q, -q पकड़ना है -q लो। उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, हाँ जी ले लिए। उसको कैसे मल्टीप्लाई करो? उनके डायपोल लेंथ से, तो ये हो गया ट्वाइस है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को बताया। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू ट्वाइस एल, यानी ये डायरेक्शन है आपके डायपोल लेंथ का, कि डायपोल का लेंथ कहाँ से कहाँ जाता है ना। तो विच इज़ डायरेक्टेड, आप गौर से देखिए यहाँ पर, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में आपको? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। याद रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। गौर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, मगर इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। आई बात समझ में आपको, है ना। तो अच्छा ठीक है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है भाई? कि देखो एक बात बताओ, जैसे ये हाइड्रोजन एटम कंसिडर करो, है ना। अब यहाँ हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो डायपोल है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया, तो तुमको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के करीब जाएगा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हट गया, कौन किसके पास जाएगा? या दोनों एक दूसरे के पास आएंगे? क्या लगता है? एक हाथी और चींटी को पकड़ो, है ना। अगर हाथी रस्सी से खींच रहा है, एक रस्सी का एंड चींटी के हाथ में और एक हाथी के हाथ में सूंड में इमेजिन कर लो, वो दोनों एक दूसरे को खींच रहे, तो हाथी चींटी के करीब जाएगा कि चींटी हाथी के करीब आएगी? अरे भैया, इसीलिए बोलते हैं वो कर लेना था अटेंड मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर। तो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, कई लाख गुना छोटा होता है इससे, न्यूक्लियस से, है ना। वो हाथी और चींटी का कॉम्बिनेशन है। न्यूक्लियस अगर हाथी है तो इलेक्ट्रॉन चींटी है, तो कौन किसके करीब जाएगा? इधर ही जाएगा ना ये। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से याद रखो उसका। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगा। अब इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? ये रहेगा कूलम मीटर। डायमेंशन क्या रहेगा? देखो भैया, डायमेंशन बनावट, मीटर का L1, कूलम का T1 A1, ये रहेगा इसका डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया इसका डायमेंशन। ये वाला पंखा बंद क्यों है? बंद कराए क्या? गर्मी हो रही है यहाँ पे। चालू करो बेटा, बटन दबा दो, होता है नीचे के बटन दबा दो बस। वो लाइट का नहीं, लाइट का नहीं, वो है ऐसे। हाँ, थैंक यू। चलिए, इधर ध्यान दो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। अब देखो बेटा, ये है डाइपोल, है ना। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमको अलग अलग पॉइंट्स पे निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी डायपोल पे अगर देखा जाए तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इमर्ज होगी। डायपोल मोमेंट तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, इस तरह से घूम के इस तरफ वापस जाएगी, है ना। ये इस तरह से वापस आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको करना क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है किसी डायपोल के वजह से तीन खास पोजीशन पे, तीन पोजीशंस पे। एक ये पोजीशन है, ये है आपका एक्सियल पोजीशन। देखो, पहली बात ये बता दूं, वो लाइन जो डायपोल के लेंथ के साथ जाती है, ये दिख रही है ना डॉटेड लाइन, इसे कहा जाता है एक्सियल लाइन। वो लाइन जो डायपोल के लेंथ के साथ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? एक्सियल लाइन। वो लाइन डायपोल की जो उसके साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाती है, इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहा जाता है बेटा? इक्वेटोरियल लाइन। समझ में आया? ये क्या हुआ? एक्सियल लाइन। ये क्या हुआ? इक्वेटोरियल लाइन। आपको तीन पोजीशंस पे पता लगाना है। पहला ये पोजीशन एक्सियल लाइन, दूसरा ये पोजीशन इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा एक रैंडम पोजीशन ये जिसने आपके पोजीशन वेक्टर ने सेंटर के साथ एंगल कितना बनाया? थीटा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तीन पोजीशन के लिए फॉर्मूला देखना है। क्या क्या? एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एक जनरल पॉइंट बोल सकते हैं हम तो। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं अपन। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on axial line. Electric field intensity at any point on axial line. देखो बेटा, इधर मान लो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस क्या रहेगा? ये आपका L और ये भी रहेगा आपका L, है ना। ये भी L रहेगा, ये भी L रहेगा, पूरा ट्वाइस L डिस्टेंस है ना। तो ये आधा भी L रहेगा, ये वाला आधा L रहेगा। यहां से लेकर यहां तक देखो, कहां से कहां तक का पकड़ा मैंने? डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है, मान लो वो R। यहां सेपरेट ले लेता हूं मैं इसके लिए, क्योंकि यहां बहुत कचरा हो जाएगा, सब एक साथ बनाएंगे तो अपन, क्योंकि मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं आपके एक्सियल लाइन पे ना। तो क्योंकि आप सिर्फ एक्सियल लाइन पे फोकस कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से देखेंगे आप। देखो, ये पॉइंट P पकड़ा मैंने आपके एक्सियल लाइन पे, है ना। यहां से मुझे पता लगाना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायपोल के कारण पॉइंट P पे कितना रहेगा। डायपोल के सेंटर से पॉइंट P की वैल्यू कितनी है? R।
यहां से लेकर यहां तक कितना है बेटा L, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है बेटा L, है ना। ठीक है, अब अगर मैं कहूंगा ओके, ये मान के चलो मेरा चार्ज A है, ये चार्ज B है। चार्ज B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी? इधर। चार्ज A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? इधर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना ये EA। तो मैं बोलूंगा E नेट क्या रहेगा बेटा? तो वो रहेगा बेटा EB माइनस EA, सही है ना। E नेट कितना रहेगा? EB माइनस EA। अब EB कितना होगा? 1/4πε0 Q अपॉन, अब यहां से लेकर यह देखो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? बोले R में से आपको L को क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? अच्छा, EA का डिस्टेंस कितना रहेगा यहां से लेकर यहां तक? देखो गौर से, यहां से यहां, यहां से यहां कितना डिस्टेंस रहेगा? R प्लस L। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें से मैं क्या करूंगा? कॉमन चीजों को बाहर निकालूंगा। कॉमन चीजों को निकालो बाहर। देखो भैया क्या क्या चीज कॉमन है उसको निकालो बाहर एकदम। मैं बोलूंगा देखो भाई, E एक्सियल इज इक्वल्स टू Q कॉमन है, 4πε0 कॉमन है, निकाल लो बाहर। ठीक है, क्या बचा फिर? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से बचेगा ये। फिर उसके बाद जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, 1/4πε0, है ना। ऊपर आ जाएगा 4QR, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 4QR, और नीचे आएगा R² माइनस L² का स्क्वायर। बोले यार ये कैसे आ रहा? देखो कैसा है ये, आप R प्लस L का होल स्क्वायर इधर ले लो, R माइनस L का होल स्क्वायर इधर ले लो, R प्लस L के होल स्क्वायर को एक्सपांड कर डालो। R² प्लस L² है ना, वो करते हैं ना A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला। R माइनस L के होल स्क्वायर को इधर लो, साथ ही उसको भी एक्सपांड कर डालो। जब आप ये सब चीज़ों को एक्सपांड करके कैलकुलेट करेंगे ना, आंसर ये आएगा 4QR। फिर ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे। फिर मैं बोलूँगा देखो A² माइनस B² क्या होता है ना, ये होता है A माइनस B, A प्लस B, ठीक है ना। तो मैं R माइनस L इंटू R प्लस L, ये दोनों का स्क्वायर है, मानता मैं दोनों का स्क्वायर है, मगर 2 मिनट रुको, है ना। इसको कॉमन में ले लेता हूँ स्क्वायर में। तो अगर A² माइनस B² को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसे किसी आइटम को ऐसा नहीं लिख सकते आप। तो भैया ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे तो भैया अब ये R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी कि R² माइनस L² का स्क्वायर हो जाएगा। तो खैर ये फॉर्मूला ऐसा आता है। फिर हम कहेंगे अरे देखो भाई ऐसा है, सॉरी ट्वाइस Q L रहेगा यहाँ पर, नॉट R। अब यहाँ पर फिर मैं बोलूँगा ये ऐसा हो जाएगा Q अपॉन 4πε0, क्या कर रहा मैं यहाँ पे, 4RL, हाँ 4RL रहेगा, ठीक है 4RL रहेगा ये, सॉरी नॉट QR, क्योंकि Q तो इधर है बैठा हुआ यहाँ पर, 4RL। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चीज़ों को रीअरेंज करूँगा। 1/4πε0 इधर लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने थोड़ा सा 4 से अलग कर डाला, ट्वाइस Q इंटू ट्वाइस L इंटू R अपॉन R² माइनस L² और उसका होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ रहा है फॉर्मूला E एक्सियल का। फिर मैं ये जानता हूँ Q इंटू ट्वाइस L क्या होता है बेटा, वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो फिर E एक्सियल क्या हो जाएगा आपका बेटा, 1/4πε0 ट्वाइस P इंटू R अपॉन R² माइनस L² रेज़्ड टू पावर होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर सपोज करो R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, तो अगर ऐसा कुछ रहा तो R² माइनस L² के जगह आप अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं बेटा, सिर्फ R², क्योंकि L तो बहुत छोटा है ना। तो ऐसी सिचुएशन में फिर E एक्सियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अच्छे से, E एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0, यहाँ L हटा दिया आपने, R का पावर क्या हो जाएगा 4, ऊपर एक R बैठा हुआ, नीचे R का पावर 4 बैठा हुआ, क्या रहेगा फिर यहाँ पे ट्वाइस P अपॉन RQ। ये रहा E एक्सियल का फॉर्मूला। ठीक है, इतना तुमने सब कुछ देखे। अब तुमको बताता हूँ काम की चीज़, ये तुमको जम रहा तो ठीक,
नहीं तो मारो गोली, तुम्हारे कोई काम का नहीं है ना, सिर्फ बताने के लिए, थोड़ा पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए तुम्हारे कि ये आया कैसे फॉर्मूला, है ना। अब हुआ ये तुम्हारे जो काम का सबसे ज्यादा काम का बस ये, थोड़ा बहुत भूले भटके एक आध बार बाय चांस आया तो ये आ सकता, आया तो आया, है ना। ये इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट, है ना। अब शॉर्ट डायपोल जैसी बोल दिया मैंने तो एल कैसा हो गया, छोटा हो गया, ट्वाइस एल छोटा हो गया, आर फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखो 99.9% बोलूंगा तुमको जो प्रॉब्लम्स आएंगे इक्वेशंस बेस्ड वो इसी फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूले पे हैं, इस पे नहीं आएंगे, मगर इसकी भी जानकारी रखना ज़रूरी है ना। टोटल इग्नोर मत करो, ये पूरा डेरिवेशन तुमको बता दिया मैंने, है ना, इसीलिए मैं डायरेक्ट जंप किया, वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है करके, है ना। तो तुम भी चुपचाप लिख दो, थोड़ा एक समझ जाओ कि इसको इधर लेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, इसको इधर लेंगे, एक्सपांड करेंगे तो 4RL आएगा, है ना। तो करना है तो वही वो भी बता सकते हैं, तुम्हारे लिए नहीं बता रहा मैं, तो मैं रफ में दे रहा, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना करो, चालू रखो। -2RL, ये देखो, ये ऊपर लिया इसको इधर, R+L के होल स्क्वायर को एक्सपांड किया, ये R-L के होल स्क्वायर को एक्सपांड किया। अब देखो R² + L² + 2RL माइनस R² - L² + 2RL, देखो ये खुद कैंसिल हो गया, क्या बचा 4RL, ऐसा, ये ऐसा 4RL ऊपर आया, है ना। फिर ये 4 को 2 को अलग किया, 2Q और 2L इसके साथ जोड़ा, वो इसलिए जोड़ा मैंने ताकि इसको मैं एक साथ देख सकूं। ऐसा देखने में क्या बहुत अच्छा लगता है, बोले ऐसा नहीं रे भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनता हो, है ना, इसीलिए उसको ऐसा बनाया मैंने। लेफ्ट साइड का हो गया क्या? सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। -Q, चलो इसको +Q ले लेता, इसको -Q, ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये L है, यहाँ से यहाँ तक ये L है, ओके, ये R है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, √R² + L², ये वाला पार्ट क्या रहेगा, √R² + L², और ये रहेगा पॉइंट P। ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मान लो ये A है, ये B है, तो E है, और ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये EB है। ये एंगल थीटा पकड़ लो, इस एंगल को भी थीटा पकड़ लो, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। अब देखो ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस भी सेम है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड इनका कैसा रहेगा, सेम रहेगा, EA = EB। तो EB की जगह क्या डाल सकते हैं आप, EA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स लो, एक आएगा EA cos थीटा और एक ऊपर आएगा EA sin थीटा। EB के दो कंपोनेंट्स लो, तो वो EB cos थीटा और नीचे आएगा EB sin थीटा। अगर आपने नोटिस किया होगा EA sin थीटा, EB sin थीटा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में मिल रही है। तो E इक्वेटोरियल वो होता है EA cos थीटा + EB cos थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 EA cos थीटा। बोले ऐसा कैसे लिख दिया तुमने, अरे वो EB और EA सेम ही है ना, तो उसको लिख सकते हैं 2 EA cos थीटा।
अब फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ ई ए क्या आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन ये चार्ज और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है r² √r² प्लस l²। तो ये क्या हो जाएगा बेटा r² प्लस l² ओनली, रूट हट जाएगा। cos थीटा क्या होता एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि l अपॉन आपका ये पार्ट √r² प्लस l²। ठीक है चलो, ये 2q और l को साथ में कर ली डालो 1/4πε0, फिर ये दोनों साथ में आ गए, हम साथ साथ हैं। फिर उसके बाद r² प्लस l² का पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1/2, 1 + 1/2 क्या हो जाता 3/2। इस तरह से आ गया ई इक्वेटर। ठीक है, अब उसके बाद जैसे q × 2l क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसीलिए ई इक्वेटर पे क्या आ जाएगा 1/4πε0 p/r² प्लस l² रेज़ टू पावर 3/2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इक्वेटर के लिए, है ना। और फिर अगर मान लो r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल L तो क्या होगा, ई इक्वेटर का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, अगर r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल L, इस मामले में आप क्या कर सकते हैं r² प्लस l² को अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ r² लिख सकते हैं भाई, ये l² पे कोई मायने नहीं रखता, है ना। अंबानी के पास जाके मैंने बोला ये लो 100 रुपये मेरी तरफ से डोनेशन, तो उसके लिए वो 100 रुपये कोई मायने नहीं रखता। तो वैसे ही R बोले तो अंबानी है, L बोले तो मैं हूँ, है ना। तो अब इस तरह से अब आगे 1/4πε0 p/r³, ये अब तुम्हारे काम का फॉर्मूला, ये सबसे ज़्यादा काम का फॉर्मूला ये। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दूंगा। आपको डेरिवेशंस भी बता दिया इसके मैंने, है ना। पूरा लिखो ना, लिख लो, पूरा लिख रहे ना तुम, है ना। शॉर्टकट मत मार, लिखने में क्या आ जा रहा तुम लिख लो चुपचाप, तुम्हारे पास डेरिवेशन मौजूद है पूरा शॉर्ट में, फिर लंबा चौड़ा आता नहीं तो। खैर, तो इस तरह से ये आपका पूरा सिचुएशन आता है, लिख लो। क्या टाइम हुआ, गर्मी क्यों हो रही है आज, बंद है क्या वो, बता रहे हो। रिमोट 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 उधर होगा ना, पर्दे के पीछे होगा। स्टेपल कर दिए क्या, वन पे है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे ना, ये मेरे को लगा उसके कुछ हुआ होगा। रख दे वापस, देखते थोड़ी देर में होता क्या। एक मिनट का चलो, हो गया। मेन याद रखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 2π/r³, और ऑन द इक्वेटर क्या है 1/4πε0 p/r³, यानी सिर्फ एक नंबर का फर्क है 2 का, बाकी फॉर्मूला कैसा है बेटा सेम है। ये बात याद रखो, इसको भी याद रखना है मगर इसको इग्नोर नहीं करना है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पोजीशन r, थीटा। इसका मैं डेरिवेशन नहीं लूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लंबा जाता है, तो मैं डायरेक्ट इसका ये बता दूंगा बस फॉर्मूला -q + q। ओके, ये बीच का मिड पॉइंट, और आपको ये मालूम है डायपोल लेंथ तो ट्वाइस एल होती है। ओके, और जैसा कि अगर मैं रैंडमली यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ता हूँ, रैंडमली मैंने एक पॉइंट P पकड़ा इस तरह से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लोकेशन, ये डिस्टेंस कितना आता है r, और ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है। जैसे कि आपको याद होगा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और कुछ इस तरह से यहाँ से जाएगी और घूम कर ये वापस आएगी, है ना, इस तरह से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी जा रही है। एज यू वेरी वेल नो, दिस इज एक्सियल लाइन, और ये जो बीच में से जाती है ये होती है आपकी इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो, पहले जो दो आपने कैलकुलेट किए थे वो स्पेसिफिकली एक्सिस और इक्वेटर के पॉइंट्स थे, है ना। पहले दो जो आपने लिए, एक आया 1/4πε0 2p/r³। फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 2p/r³। ये पर्टिकुलरली किस पॉइंट के लिए था? एक्सिस की किसी पॉइंट के लिए। और 1/4πε0 p/r³ ये पर्टिकुलरली किस पॉइंट के लिए था? इक्वेटर के किसी पॉइंट के लिए था। आया ना समझ में? अब यहाँ पर क्या है, ना कोई पॉइंट एक्सिस पे है, ना कोई इक्वेटर पे है, कोई रैंडम पोजीशन पे है, ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? ऑफ कोर्स यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ये टेंजेंशियली आउटवर्ड्स रहेगी, यहाँ से, है ना, यहाँ से कुछ टेंजेंशियली आउटवर्ड्स ऐसा निकली भी होगी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलिप्स को टेंजेंट, है ना, इलिप्स को टेंजेंशियली बाहर निकली हुई होगी। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो गौर से देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या आएगा? E एट एनी पॉइंट 1/4πε0 p/r³, जैसे कि वैसे लिखना है। इसके आगे क्या लिखना है? बस 1 + 3 cos² थीटा, या 3 cos² थीटा + 1 अंडर रूट में 1 + 3 cos² थीटा, या अंडर रूट में 3 cos² थीटा + 1, है ना, सीक्वेंस चलता। तो ये होगा एट एनी पॉइंट। अब तुम खुद देखो, तुम थीटा की वैल्यू 0 डाल के देखो। देखो, अगर ये पॉइंट P यहाँ ना लेकर मैंने एक्सिस पे ले लिया तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। cos 0 क्या होता है? 1, है ना। cos 0 क्या होता है? 1। 1 × 3 3 3 + 1 4, 4 का रूट 2। देखो वो बन गया 2p वाला फॉर्मूला, एक्सिस वाला। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाल के देखो, है ना। तो cos 90 क्या होता है? 0। ये पूरा पार्ट 0, रूट में क्या बचा? 1 1 जाके मल्टीप्लाई हुआ p से, फॉर्मूला क्या बना? 1/4πε0 p/r³। इक्वेशन नंबर 4 है कि नहीं? तो ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी पोजीशन पे लगाया जा सकता है। समझ में आया ना? ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी पोजीशन के लिए लागू है। जनरल पोजीशन बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला वो। और ये खास तौर से 2 और 4 जो है आपके 1 2 3 4, वो सब आपको स्पेशली एक्सिस और इक्वेटर के लिए है, याद रखें। अब देखो बेटा इधर, 2 मिनट इधर ध्यान देना। मैं यहां से पीछे की तरफ इसको ट्रेस कर रहा हूं, पीछे की तरफ। गौर से देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर गया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई है। अगर ये एंगल मैं किसी तरह से निकाल पाया, है ना, जो भी होगा ये एंगल, मान लो ये अल्फा एंगल है कि नहीं, तो दिस एंगल विल बी टर्म्ड एज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई बात समझ में? अगर ये देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर जाएगा ना, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर जा रहा है। इसको पीछे की तरफ मैंने ट्रेस किया क्योंकि लग रहा है ऐसा यहाँ से आया वो,
और ये इधर जा रहा। तो अगर ये एंगल मैं किसी तरह से ट्रेस कर पाया तो दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं यहां लिख देता हूं, अल्फा क्या है यहां पर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा ठीक है, तो ये सवाल उठा ये एंगल होगा कितना। तो देखो अगर मैं क्या करता हूं, इस पोजीशन वेक्टर को है ना इस तरह से दो हिस्सों में बांटता हूं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसके दो कंपोनेंट्स लूंगा। एक वो कंपोनेंट जो इस ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसको पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर को पैरेलल है। फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर को पैरेलल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर को कैसा है, परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा यार। देखो एक बात, जब तुम डायग्राम बनाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा, अगर देखो ये ब्लैक वाली लाइन ऐसी आ रही तो ये थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा बनाना है ना, थोड़ा सा है ना। मैं अगर टेढ़ा बनाऊंगा तो वो टेंजेंट नज़र नहीं आएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के वो थोड़ा सा बना लिया ऐसा। तो देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, फिर इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक वो कंपोनेंट जो ये आर को पैरेलल है, और एक वो कंपोनेंट जो आर को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंपोनेंट्स जो आर को पैरेलल है और जो आर को परपेंडिकुलर है। तो भैया मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने की, ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, और ये एंगल मान लो ये बीटा है। ये एंगल क्या है बेटा, बीटा है। तो मैं कहूँगा फिर ये भी क्या हो जाएगा, बीटा ही हो जाएगा। हो गया टाइम, 12:15 है ना, जुम्मा है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस, फिर 2 मिनट बस। तो ये एंगल क्या हो गया, बीटा। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट फिर लिख देता हूं, ये बीटा और थीटा के बीच में क्या रिलेशन आएगा, है ना। वी कैन से दैट देन tan ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan ऑफ थीटा एंड अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा। अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इन दोनों का। अबे इधर ध्यान दो, अल्फा क्या हो जाएगा, ये पूरे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। और ये tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। अब एक देखो, एक बात सुनो मेरी बात, बहुत सारी किताबों में इस एंगल को अल्फा से डिनोट किया गया है। जैसे यूनिवर्सल एररलेस, उसमें जाएंगे तुम, इस एंगल को अल्फा से इंडिकेट किया गया है। तो ये फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा लिखा जाता है। मैंने इस बार जो अल्फा लिया है इसको लिया है ना, अल्फा इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा। ये याद रखना भैया, नाम से याद मत रखो भैया अल्फा बीटा, ऐसा नहीं। कौन सा एंगल वो देखो, कई किताबों में बार बार बोल रहा, गौर से सुनो, कई किताबों में इस एंगल को अल्फा बोला हुआ है, इसीलिए उनके किताबों में वो रिलेशन क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। मेरी नोट्स में ये क्या है, बीटा है, तो इसीलिए tan बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिखो वो, इधर का हो गया, चुप बैठो रे। नोट, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखना है मुझे नोट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 P/r³। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2p हो जाएगा, और वो एक्सिस के बराबर हो जाएगा, ये स्केलर फॉर्म में। और दूसरा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने जाऊं तो -2e इक्वेटर, ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा अगर उसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं तो। अब ऐसा क्यों, तो देखो बेटा गौर से, ये पॉइंट जो है मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस r है ना, ये एक्सिस पे है ना,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, राइट साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। डिस्टेंस कितना है r, उतने डिस्टेंस में ऊपर लिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। गौर से देखो, बाद में बेटा तमाशा नहीं, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर, है ना। तो मैं ये कहूंगा डायरेक्शन में ये कैसे है बेटा, ऑपोजिट है, इसीलिए यहां पर माइनस साइन आ गया। ठीक है ना, दैट्स इट फॉर टुडे। न्यूमेरिकल्स कल देखेंगे।